मैं 10th में एक बार फेल हो गया था। कोचिंग छोड़ भी सकते हैं और आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। नोट्स आप हमेशा बनाइए। नोट्स मेरा मानना है कि बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पॉलिटी रिवाइज करनी है तो आप एम लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि 3-4 अटेम्प्ट आप फेल भी हो जाते हैं, फिर उसके बाद भी अगर आप मेहनत करते हैं तो निश्चित है आप सफल हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ विनय कुमार सर हैं, जिनका यूपीपी से 2023 की परीक्षा में टीओ की पोस्ट पर 15वीं रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ। तो आज के इस वीडियो में इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, इन्होंने अपनी तैयारी कैसी की, क्या माध्यम रहा और कौन सा अटेम्प्ट था पीसीएस के लिए, सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन जरूर बेल को प्रेस कर दीजिएगा। सर, हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं और हमारी तरफ से सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई सर। आपका भी विभांशु भाई बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम जानना चाहेंगे कि ये यूपी बीसीएस के लिए आपका कौन सा अटेम्प्ट था और माध्यम क्या रहा आपका? ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था और चौथा मेंस और सेकंड इंटरव्यू था और मेरा माध्यम हिंदी है। अच्छा, इसके पहले जब आपने अटेम्प्ट दिए थे तो मतलब क्या क्या चीज़ें हुई थी? इसके पहले मैं पहला अटेम्प्ट दिया था तो पहला अटेम्प्ट में ही मुझे इंटरव्यू कॉल हुई थी। उसके बाद मैं लगातार 2 मेंस फेल हुआ और उसके बाद ये मेरा सेकंड इंटरव्यू जो है 5वां अटेम्प्ट का, और इसमें मुझे टीओ का 15वीं रैंक ट्रेजरी ऑफिसर के पद पे चयन हुआ है मेरा। अच्छा, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो आपकी क्वालिफिकेशंस क्या रही हैं, कैसे आपकी पढ़ाई रही? मैं शुरू से ही, अगर ईमानदारी से कहूँ तो शुरू से मैं एक एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, क्योंकि मेरे मार्क्स हमेशा 10th 12th चाहे ग्रेजुएशन में वो 60 के आसपास या 61 के आसपास रहा है। तो मुझे तो एकदम ऐसा लगता है कि मैं बिलो एवरेज ही स्टूडेंट हूँ। हाँ एक चीज़ हमें पता चला था कि शायद आप एक बार 10th में मतलब फेल भी हुए थे शायद। हाँ, मैं 10th में एक बार फेल हो गया था और मेरे मैथ में मार्क्स कम थे। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, अगर मेहनत आप ईमानदारी से और अच्छे से नहीं करेंगे तो आप लगातार फेल होते जाएंगे। उसके बाद मैंने मेहनत की और मैंने 12th में उस समय मैं 74% लाया था और मैथ में मैं 84 लेके आया था। तो वहाँ से ही मुझे लगा कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आप कोई भी पद पा सकते हैं, या कोई भी जो भी आप की ख्वाहिश है आप उसको पूरा कर सकते हैं। तो जब सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के बारे में आपने सोचा तो आपके जहन में ये कहीं नहीं आया कि मतलब एक बार हम मतलब 10वीं भी फेल हो चुके हैं और ये इतनी बड़ी परीक्षा है, इतने मतलब पढ़े लिखे लोग यहाँ पर मतलब परीक्षा दे रहे हैं, अब हम एक बार फेल भी हो चुके हैं तो हमारा मतलब यहाँ कहीं नंबर लगेगा किसी पोस्ट पे कि नहीं लगेगा? नहीं, ये बात तो जब मैंने इस क्षेत्र में आने का प्रयास किया या मैंने सोचा तो इसका मुझे हमेशा डर था कि क्या मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट का इसमें फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। पर इस बात का मुझे पूरा भरोसा भी था कि जिस तरह का इसमें सिलेबस डिज़ाइन है या जिस तरह के इसमें सवाल पूछे जाते हैं, जो जनरल साइंस के सवाल होते हैं, सामान्य सवाल होते हैं, अगर आप उनकी बेसिक समझ है आपको तो आप अच्छा कर ले जाएंगे, चाहे वो प्री का हो चाहे मेंस का हो। क्योंकि इसमें किसी भी तरह का मैथ साइंस इस तरह के बहुत कोई टफ सवाल नहीं होते हैं, वो रहते भी हैं तो वो जनरल सवाल रहते हैं, जिसको अगर आप थोड़ी भी मेहनत करते हैं तो उसको आप आसानी से हल कर ले जाएंगे। अच्छा, बात करें जैसे कि जब आपने शुरुआत में तैयारी स्टार्ट की थी तो मतलब घर से तैयारी कर रहे थे या फिर बाहर आके कहीं पे तैयारी कर रहे थे, और शुरुआत में मतलब कोचिंग वगैरह लिया था या कैसे तैयारी स्टार्टिंग रही? शुरू में मैंने कोचिंग लिया था, मैं इलाहाबाद आके तैयारी किया था। तो शुरू में मैं जीएस वर्ल्ड में पढ़ा था, 6 महीना पढ़ा था। फिर उसके बाद मैंने कोचिंग बंद कर दी। फिर उसके बाद मुझे लगा कि कोचिंग तो ठीक है, थोड़ा आवश्यकता है कोचिंग की। अगर आप शुरुआत में हैं, अगर आप चीज़ों को बहुत अच्छी नहीं समझ है तो आप शुरुआत में कोचिंग ले सकते हैं। पर जैसे ही एक बार कोचिंग ले लें, अगर आपका फ्लो बन जाए, आपको चीज़ें अच्छा आसानी से समझ में आने लगे तो आप कोचिंग छोड़ भी सकते हैं और आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। मैंने यूट्यूब का, इंटरनेट का काफ़ी उपयोग किया है कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में या कोई भी चीज़ सर्च करने में, या किसी भी तरह का, चाहे जियोग्राफी का कॉन्सेप्ट हो, चाहे पॉलिटी का, चाहे इकोनॉमी का, अगर वो समझ में नहीं आता है तो आप यूट्यूब का सहारा लेके उसको आसानी से समझ सकते हैं। अच्छा, यूट्यूब तो मतलब कहीं ना कहीं एक अच्छा माध्यम बनता हाँ। जा रहा है तैयारी करने वाले छात्रों के लिए, लेकिन वहीं पर एक डिस्ट्रैक्शन वाला भी माध्यम बनता है। हम हाँ। जाएंगे सर्च करने जियोग्राफी का, मतलब कोई चीज़ सर्च करने जाएंगे, लेकिन फिर वो वीडियो देखने के बाद फिर कोई ना कोई चीज़ें हमारे होम स्क्रीन पर फ्लैश होती हैं, वो फिर दूसरा ही चीज़ चलने लगता है और उसमें काफ़ी सारा टाइम निकल जाता है। आज तो यूट्यूब रिकमेंड भी करता है, रील्स वगैरह भी बहुत सारा ऐसा रिकमेंड करता है, तो उसमें टाइम ज़्यादा आजकल शायद निकल रहा है। देखिए, ये इन्फॉर्मेशन का युग है, इन्फॉर्मेशन हर तरफ फैली है और सूचना संचार प्रौद्योगिकी का ज़माना है। इंटरनेट इतना आसानी से एक्सेसिबल है कि आप उसको एक्सेस करके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को, पर डिपेंड करता है कि अगर आप सिविल सेवक के सर्वेंट बनना चाहते हैं और उसके सीरियस एस्पायरेंट है
तो आपको इस चीज़ तो समझ में आनी ही चाहिए कि किस चीज़ को हमें उपयोग करना है या किसको छोड़ना है, या कुछ किस चीज़ का चुनाव करना है और वो चुनी हुई चीज़ हमें किस लिए उपयोगी है और कितनी उपयोगी है। अगर इसकी समझ हमें हमारे अंदर है तो हमारे लिए इंटरनेट या यूट्यूब सबसे अच्छा माध्यम बनेगा। और बात करें कि ये जो सबसे पहला फेज होता है फिल्म्स का, तो उसके लिए आपकी क्या खास रणनीति रहती थी? क्योंकि आप पहली बार में बता रहे थे कि आप इंटरव्यू तक पहुंचे थे, तो क्या आपने ऐसी रणनीति बनाई थी कि मतलब प्री आपका निकल जा रहा था? मैं प्रीलिम्स हमेशा निकाल लेता था। मैं एक बार प्रीलिम्स में फेल हुआ था और उसमें सीसैट की वजह से फेल हो गया था। प्रीलिम्स में मेरा स्ट्रेटजी यही थी कि पुराने जो सवाल हैं, पुराने सवालों को अच्छे से ध्यान दिया जाए। पुराने सवाल अगर करते समय अगर आपको लगता है कि ये सवाल रिपीटेड है या ये सवाल थोड़ा ट्रिकी टाइप का है, तो उस पे विशेष ध्यान दिया जाए। और जब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय उन सवालों को हमेशा अपने ध्यान में रखें, और किताब में जो जिस भी सब्जेक्ट का वो सवाल है और वो सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो किताब में उसको नोट करते रहें, चाहे उसको हाईलाइट करते रहें कि अगली बार जब मैं रिवीजन करूं तो ये चीज़ मुझसे न छूटे। आप अगर ऐसा करते हैं तो आपका प्रीलिम्स स्ट्रांग हो जाएगा और आपका प्रीलिम्स हमेशा निकलता रहेगा। अच्छा, अगर रिवीजन की बात करें, जैसे मान लीजिए कोई बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं, उसमें हमने हाईलाइट कर लिया, तो क्या मतलब सारे पॉइंट्स को निकाल कर कहीं मतलब अलग पेज पे नोट डाउन करके अपना हाँ, नोट्स वगैरह भी बनाने? आप अगर चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। अगर आप नोट्स नहीं बना सकते हैं तो आप कलर का उपयोग करके हाईलाइट कर लीजिए। जैसे कुछ लोग होता है कि उनको नोट्स बनाना थोड़ा इजी नहीं लगता है, पर मैं नोट्स बनाता था, मैं काफ़ी नोट्स बनाता था और उन नोट्स का मैं उपयोग करता था। और वो नोट्स हमेशा, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, दोनों में वो हमेशा उपयोगी हुए हैं। और उसके बाद बात करें सीसेट के एग्ज़ाम की, तो सीसेट आप जैसे आपने बताया कि आप 10th में जब थे तो मैथ की वजह से आपका मतलब 10th रुक गया था, और यहाँ भी मैथ आता है। अगर सीसेट की बात करें तो मैथ रीजनिंग वगैरह आता है, तो कैसे मतलब आपने इससे मुकाबला किया, कैसे इसको क्वालिफाई आपने किया? सीसैट तो बहुत बेसिक चीज़ है, अगर आप थोड़ा सा भी उस पर ध्यान देते हैं। अब प्रीवियस ईयर के 4-5 साल के सवाल अगर आप लगा के जाते हैं, अब बेसिक मैथ की अंडरस्टैंडिंग है और आपको हिंदी थोड़ी आती है, थोड़ी इंग्लिश आती है और थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल के कुछ मतलब चैप्टर होते हैं, अगर उनको आपने पढ़ा है या उनके कॉन्सेप्ट आप देखे हैं, तो आप और रीजनिंग थोड़ा सा आप अगर आप लगा लेते हैं तो आप आसानी से सीसैट पास कर जाएंगे। सीसैट में मेरा मानना है कि अगर आप 4-5 साल के, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा डर लगता है तो 5-6 साल के प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लीजिए। उस प्रीवियस ईयर से आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि अब ज़्यादातर सीसैट में एक पैटर्न चलता है, उस पैटर्न के हिसाब से वो रीजनिंग के सवाल पूछते हैं, वो मैथ के सवाल पूछते हैं, इंटरपर्सनल स्किल के, हिंदी के। तो उस पैटर्न का आप उपयोग करके आप चाहेंगे तो सीसैट आसानी से निकल जाएगा। मेरा मानना है कि आप 5-6 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर करके जाइए, आपका सीसैट कभी नहीं रुकेगा। अच्छा, बात करें ओवरऑल मेंस की स्ट्रेटजी की, तो मतलब जब आप शुरुआत में तैयारी करना स्टार्ट कर किए थे तभी से अपना आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दिए थे, या फिर प्री निकलने के बाद ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे? नहीं, आप प्रीलिम्स के समय अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप आंसर राइटिंग शुरू करना एक कठिन कार्य हो जाता है, क्योंकि आंसर राइटिंग ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पॉलिटी का सवाल लिख रहे हैं तो उस पॉलिटी के सवाल में ई गवर्नेंस भी जुड़ जाता है, इंटरनेशनल रिलेशन भी कुछ हद तक जुड़ जाता है। तो मेरा मानना है कि आंसर राइटिंग तभी शुरू होनी चाहिए जब आपका मेंस अच्छे से तैयार हो, क्योंकि बहुत सारे सवाल जो होते हैं वो एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होते हैं। अगर आप सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ें तो आपको वो लिखने में आसानी होगी। तो मैं हमेशा यही कहना चाहूँगा कि आप जब पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए मेंस का और प्रीलिम का, तभी आंसर राइटिंग स्टार्ट करें। अगर आपको लगता है कि नहीं आंसर राइटिंग पहले से भी करनी चाहिए, तो एकदम बेसिक सवालों का, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट के एकदम कोर सवाल जो होते हैं उस सब्जेक्ट उनका प्रैक्टिस आप चाहे तो मेंस के तौर पे कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी कोई ऐसा नोट्स वगैरह हमें बना के रखना चाहिए कि मतलब एग्ज़ाम के टाइम पर हमें हेल्प करे? हाँ, नोट्स आप हमेशा बनाइए। नोट्स मेरा मानना है कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नोट्स के ही माध्यम से जब एग्ज़ाम आता है तो एग्ज़ाम के समय में आपके पास बुक पढ़ने भर का समय नहीं होता। अगर आपको पॉलिटी रिवाइज करनी है तो आप एम लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ सकते हैं हफ्ते भर में। तो इसके लिए मेरा मानना है कि आप चाहे तो इसका नोट्स बनाए रहें। नोट्स ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि 20 से 30 पेज में बने हों, जिसको हम एक दिन में भी चाहें तो रिवाइज़ कर लें, और उसमें ज़्यादातर वो कीवर्ड टाइप के बने हों, जिसको अगर आप देखते हैं कि ये कीवर्ड देख लिए तो उसके साथ आपको, जैसे मान लिया आपने यूनियन स्ट्रक्चर के बारे में चाहे फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है, तो आप उसके बारे में लिखे हों, अवधि से आप एक दो पॉइंट लिखे हों, जिसको देखते ही आपको पता चल जाए कि हाँ कि यूनियन, हाँ ओवरऑल आइडिया हो जाए कि यूनियन जो कैरेक्टरिस्टिक होता है तो उसमें क्या क्या होता है, फेडरल में क्या क्या होता है, वो सारे 6-7 पॉइंट उससे। तो इस तरह के अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपको
हमेशा ये नोट्स न केवल पॉलिटी के बल्कि जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके बने होने चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम में ये नोट्स ही आपको उपयोगी होंगे, क्योंकि बुक पढ़ने भर का समय नहीं होता है। अच्छा, बात करें ओवरऑल, अगर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें तो मतलब क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड करते रहना चाहिए कि अच्छा आंसर हमें दिन प्रतिदिन इम्प्रूव हो जाए? जैसे मैंने अपनी जब शुरू में आंसर राइटिंग स्टार्ट की थी तो मैं ज़्यादातर एकदम साधारण सवाल मतलब साधारण आंसर लिखता था। फिर बाद में मुझे जैसे मैं कुछ टॉपरों की कॉपी देखा तो उस टॉपरों की कॉपी में मुझे पता चला कि आपका इंट्रो जो है वो 2-3 लाइन का होना चाहिए। इंट्रो अगर किसी की परिभाषा से स्टार्ट हो या उसमें कोई डेटा पड़ा हो तो वो इंट्रो ज़्यादा बेहतरीन है। आप डेटा का उपयोग करके या किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा या किसी भी कोई भी अच्छी परिभाषा है तो आप उसका उपयोग करके अपना इंट्रो दे सकते हैं। उस इंट्रो के बाद जो बॉडी पार्ट में लिखना है, बॉडी पार्ट में मैं हमेशा कोशिश करता था कि पॉइंट वाइज आंसर लिखे जाएँ और उसमें जितने भी डायमेंशन वो पूछे सारे डायमेंशन को कवर किया जाए। और लास्ट में मैं जब कंक्लूड करना होता था, कंक्लूड में मैं हमेशा उपयोग करता था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का उपयोग हो जाए। मैं कंक्लूजन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का उपयोग करता था, जिसका मुझे लगता है कि प्रभाव भी पड़ा है और नंबर भी मेरे जीएस में ज़्यादा अच्छे रहे। अच्छा, हम एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे जब ये तैयारी होती है, इतनी मतलब लंबी जर्नी होती है, कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आता रहता है, अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, कहीं प्रीलिम्स में फेल हो रहे हैं, मेंस में कई बार इंटरव्यू से फिर मतलब फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता तो डिमोटिवेशन वाला फेज आता है, तो उसके लिए आपका मतलब क्या रहेगा सुझाव कि कैसे आपने मतलब उससे बचा था, कि अब मतलब क्या चीज़ें थी जो आपको मोटिवेट करती थी, प्रेरित करती थी कि अभी आगे जाना है? देखिए, सिविल सेवा का परीक्षा लोग मानते हैं कि इसमें मेहनत के साथ साथ कभी कभी लक भी काम करता है। तो अगर आप 1-2 बार 3 बार फेल भी हो जाते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत ऐसे टॉपर लोग हैं जो 3-3 4-4 बार फेल हुए हैं, फिर उसके बाद उन्होंने अच्छी रैंक लाई है। सिविल सेवा में सिविल सेवा के फाउंडेशनल वैल्यू में ही इस बात का जिक्र किया गया है कि आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, कठिन परिश्रम होना चाहिए, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं, उसको उसके माध्यम से आप मोटिवेट हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि 3-4 अटेम्प्ट आप फेल भी हो जाते हैं, फिर उसके बाद भी अगर आप मेहनत करते हैं तो निश्चित है आप सफल हो जाएंगे, अगर आप उसमें जो पीछे की गई गलतियाँ हैं उनमें अगर आप सुधार करते हैं तो इस तरह का कोई भी डीमोटिवेशन नहीं लेना है कि मैं फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाया है, मेरा मेंस नहीं निकला, प्रीलिम्स नहीं निकला, तो मुझे तैयारी छोड़ देनी चाहिए। ऐसा छोड़ने का कोई वाजिब कारण नहीं है। आपने जो गलतियां की हैं उसको सुधारिए। आप जो लोग सिलेक्टेड हैं उनका देखिए इंटरव्यू, आप उसके माध्यम से आप अपनी गलतियों को सुधारिए। आप इस ऐसा अगर आप करते हैं तो ये निश्चित है कि आप फाइनल लिस्ट में एक ना एक दिन जरूर आएंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे और हमारे व्यूअर्स के लिए इतनी अच्छी गाइडेंस दी और अपना इतना कीमती समय निकाला। धन्यवाद विवांशु भाई, आपका भी। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप लोग का कोई सजेशन या सुझाव होता है या फिर आपका कोई क्वेश्चन होता है जो कि मतलब आप सिलेक्टेड कैंडिडेट से जानना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जब नेक्स्ट टाइम हम इंटरव्यू किसी का करते हैं तो वो आपका क्वेश्चन हम जरूर वहाँ पर पूछ लेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।